प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम रणनीति प्रबंध से एक अध्याय जिसका शीर्षक है संगठनात्मक डिजाइन और परिवर्तन, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज की चर्चा में जो बिंदु हम सीखने वाले हैं, जैसे संगठनात्मक डिजाइन क्या होता है, परिवर्तन से आशय क्या है, परिवर्तन प्रबंध क्या होता है, परिवर्तन कौन कौन से स्तर पर होता है, परिवर्तन प्रबंधन के लिए कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं, रणनीतिक परिवर्तन क्या होता है, रणनीतिक परिवर्तन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, परिवर्तन को उत्प्रेरित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, परिवर्तन के प्रतिरोध के स्रोत कौन कौन से हैं, परिवर्तन का प्रतिरोध दूर करने के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाई जाती है, कोई भी संगठन संगठनात्मक परिवर्तन लागू करने में असफल क्यों होता है, इनके कारणों के बारे में आज चर्चा करेंगे। संगठनात्मक डिजाइन। रणनीतिकार कहते हैं कि कोई भी संगठन संरचना सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है, कोई भी ढांचा अच्छा या बुरा नहीं होता, यह केवल फर्म की रणनीतिक आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त या अनुपयुक्त होता है। यदि वह ढांचा फर्म के अनुकूल है तो संरचना सही है, यदि वह ढांचा फर्म के प्रतिकूल सिद्ध होता है तो संरचना गलत है। इस वाक्य का संबंध पिछले वीडियो से है। पिछले वीडियो में हमने संगठन संरचना के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं, जिसमें उद्यमी ढांचा, कार्यात्मक ढांचा, वर्गात्मक ढांचा, मैट्रिक्स ढांचा, नेटवर्क ढांचा इत्यादि प्रकारों के बारे में पढ़ा है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को पहले देखें, ताकि आप आज आगे का व्याख्यान समझ सके। संगठनात्मक डिजाइन का कार्य है फर्म की रणनीति के अनुसार सही ढांचे का सृजन करना। हमने पूर्व वीडियो में चर्चा की है कि अलग अलग प्रकार के विकास के चरण में संगठनों के ढांचे अलग अलग होते हैं। संगठनात्मक डिजाइन का कार्य है कि फर्म ने वर्तमान में जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार सही सही ढांचे का निर्माण करना और कार्य करना। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में रहता है तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह बांस के अथवा लकड़ी के मकान बनाए। वहां पे वह सीमेंट के और कंक्रीट के मकान बनाने जाएगा तो वह रिस्की होगा। वहीं दूसरी ओर संगठनात्मक परिवर्तन से आशय फर्म के वर्तमान ढांचे में बदलाव लाने से है, जो दीर्घकालीन प्रभाव से अब फर्म की रणनीति के क्रियान्वयन के अनुकूल नहीं रहा। जैसा देश वैसा भेष, यानी अब किसी फर्म को रणनीति के अनुसार अपने संगठन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रत्येक फर्म के लिए बदलाव लाने की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। परिवर्तन की अवधारणा। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन से तात्पर्य स्थिति के मौजूदा पैटर्न में असंतुलन के निर्माण से है। इसके लिए आवश्यक समायोजन करके लोगों को बदलाव का सामना करना सीखना होगा। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है कि परिवर्तन प्रकृति में लगातार होते हैं, बाहरी वातावरणों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। अतः किसी भी संगठन या फर्म के शीर्ष प्रबंध के लोगों का यह मुख्य कार्य होता है कि वह बाहरी वातावरण पर लगातार नजर रखे और जो जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के अनुकूल अपने संगठन में भी परिवर्तन लेकर के आए। इसीलिए प्रत्येक संगठन के लिए परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। यह किसी संगठन के संसाधनों, क्षमताओं और बदलते प्रतियोगी वातावरण के मध्य अनुकूल कार्यवाही करना है। अर्थात बाहरी वातावरण के हिसाब से संगठन के प्रत्येक पहलू में अब धीरे धीरे बदलाव लाना है। परिवर्तन बाहरी और आंतरिक वातावरण के तत्वों के दबाव से उत्पन्न होता है। संगठन के किसी एक भी भाग में यदि परिवर्तन होगा
तो उसका पूरा पूरा प्रभाव पूरे संगठन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि शरीर के किसी एक अंग में तकलीफ होती है तो उसका पूरा पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अलग अलग गतियों और महत्व के आधार पर संगठन के सभी हिस्सों में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन प्रबंध, चेंज मैनेजमेंट। रणनीतिकारों के लिए यह शब्द बड़ा ही मायने रखता है, क्योंकि इनका मुख्य कार्य होता है संगठन की रणनीतियों के अनुसार अब संगठन के ढांचे या डिजाइन में बदलाव लाना। इसका आशय यह है कि कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के लोग सोचते हैं कि वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, आज से 1, 2, 3 या 5 वर्ष पश्चात वह कौन सी स्थिति में जाना चाहते हैं, किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात आज कंपनी क्या है और कल क्या होना चाहती है, इन दोनों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए परिवर्तन प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है। इसके कुछ अलग अलग बिंदु बताए गए हैं। पहला, लोगों के विश्वासों और व्यवहारों को प्रभावित करें। इन्फ्लुएंस द बिलीफ्स एंड बिहेवियर ऑफ पीपल। यह सर्वप्रमुख कार्य किसी रणनीतिकार का होता है कि वह लोगों के जो विश्वास है उनको प्रभावित करे, ताकि वह कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया कार्य करने के लिए तत्पर हो सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का आधार उसकी विश्वास प्रणाली हो। दूसरे चरण में परिवर्तन का प्रबंध और नेतृत्व करें। मैनेज द चेंज एंड लीड। नेतृत्वकर्ताओं के लिए अब यह आवश्यक है कि उन्होंने परिवर्तन के बारे में जो सोचा है, उनका जो विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए वह परिवर्तन का प्रबंध करें और लोगों को एक कुशल नेतृत्व प्रदान करें। यह एक स्वाभाविक सी बात है कि जब परिवर्तन की बात आती है तो लोग आनाकानी करते हैं, वह मना करते हैं। अतः पूरे समूह में परिवर्तन लाने के लिए शुरुआत में कुछ अलग अलग व्यक्तियों को तैयार किया जाए जो परिवर्तन लाने में सक्षम है, ताकि उनको देख करके फिर दूसरे लोग भी परिवर्तन प्रक्रिया में शामिल हो। चौथा चरण में यह कहा जाता है कि रणनीतिकार कोशिश करें कि इस परिवर्तन की लहर में संस्था का प्रत्येक कर्मचारी शामिल हो सके। पांचवा चरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मजबूत और संवेदनशील नेतृत्व प्रदान करें। संवेदनशील नेतृत्व पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया पीड़ादायक होती है। कोई भी व्यक्ति जब परिवर्तन से गुजरता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान संस्था के जो लीडर्स होते हैं वह प्रत्येक व्यक्ति को संवेदनशीलता के साथ उनको देखे, उनकी तकलीफों को दूर करे और लीडरशिप प्रदान करे। छठवां और अंतिम पॉइंट है, रूपांतरण से गुजरने में लोगों की मदद करें। परिवर्तन की प्रक्रिया आंतरिक रूप से बहुत कष्टदायक होती है। विभिन्न प्रकार की भावनात्मक तूफानों से लोगों को गुजरना पड़ता है। अतः यह जरूरी है कि रणनीतिकार ऐसे लोगों की काउंसलिंग करने के लिए कुछ सिस्टम विकसित करे, ताकि वह आसानी से रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर सके। परिवर्तन के स्तर। परिवर्तन मुख्यतः 3 स्तरों पर होता है। व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन, सामूहिक स्तर पर परिवर्तन और तीसरा संगठनात्मक स्तर पर परिवर्तन। संगठनात्मक परिवर्तन के 4 प्रकार बताए जाते हैं। पहला है रणनीतिक परिवर्तन। नाम से स्पष्ट है कि कंपनियां अब वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग रणनीतियों का निर्माण करती है। दूसरा है संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस। पूर्व की वीडियो में भी हमने चर्चा की है, अलग अलग संरचनाओं के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई जाती है और अलग अलग रणनीतियों के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाई जाती है। प्रक्रिया उन्मुखी परिवर्तन
कंपनी में कार्य करने की या उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको आधार बनाकर परिवर्तन किया जाता है। कर्मचारी उन्मुखी परिवर्तन, पीपल ओरिएंटेड चेंज, लोगों पर आधारित करके परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। यानी कि लोगों की पहचान करनी है और उनको क्या परिवर्तन लाना है इस बात की शिक्षा देकर के परिवर्तन लाने में मदद करना। परिवर्तन प्रबंधन के सिद्धांत या मॉडल, इसके 3 सिद्धांत अध्ययन के दृष्टिकोण से शामिल किए गए हैं। पहला, कट-लेविन का परिवर्तन मॉडल, जिसमें 3 चरणों की प्रक्रिया बताई गई है। दूसरा, कोटर का परिवर्तन मॉडल, जिन्होंने 8 चरण में परिवर्तन प्रक्रिया को डिस्क्राइब किया है। तीसरा, कुबलर-रॉस का परिवर्तन मॉडल, उन्होंने 5 चरणों में परिवर्तन प्रक्रिया का विवरण दिया है। पहले विस्तार से चर्चा करते हैं कट-लेविन का परिवर्तन मॉडल। लेविन ने मुख्यतः 3 चरण बताए हैं, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। जैसे यदि कोई सब्जी फ्रिज में रखी गई है और उसे निकाल करके पकाना है तो यह जरूरी है कि पहले उस ठंडी सब्जी को गर्म पानी में डाला जाए और अनफ्रीज किया जाए, उसके बाद फिर उसे काट करके सब्जी बनाई जाए। वैसे ही कर्मचारियों के दिलो दिमागों पर जो विचारधारा, जो विश्वास प्रणाली फ्रीज हो गई है उसको अनफ्रीज करना जरूरी है ताकि परिवर्तन का महत्व उन्हें समझाया जा सके। अनफ्रीज चरण में सर्वप्रथम परिवर्तन की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है, यानी परिवर्तन क्यों आवश्यक है इस बात को तय किया जाता है। साथ ही साथ शीर्ष प्रबंधन के लोगों से अच्छा समर्थन प्राप्त किया जाए ताकि वह परिवर्तन के लिए हामी भर सके। अब परिवर्तन के लिए आवश्यकताएं उत्पन्न की जाती है, यानी कर्मचारियों को यह बताना जरूरी होता है कि परिवर्तन की आवश्यकता हमें क्यों है, आज हम किस स्थिति में हैं, बाहरी वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमें भी अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है संप्रेषण। चूंकि परिवर्तन से अधिकांश व्यक्ति घबराते हैं, वह उसका प्रतिरोध करते हैं, अतः कर्मचारियों के मन में जो संदेह है, जो डर उत्पन्न हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए रणनीतिकारों के लिए यह आवश्यक है कि वह लगातार संप्रेषण करते रहे। दूसरे चरण में परिवर्तन को वास्तविक जीवन में लागू करने की बात की जाती है। इसके लिए यह जरूरी है कि बार बार कर्मचारियों को परिवर्तन के बारे में बताया जाए। इस तरीके से पुराने से काम करते थे, अब नए तरीके से इस तरीके से काम करना है। संगठन में अफवाहें जो फैलती है, उन अफवाहों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। जो लोग परिवर्तन लागू कर रहे हैं, उनकी कार्रवाइयों को मजबूती प्रदान की जाए। अधिक से अधिक लोगों को परिवर्तन प्रक्रिया में लागू किया जाए ताकि रियल ग्राउंड में परिवर्तन को मजबूती से स्थापित किया जा सके। तीसरे चरण में रीफ्रीजिंग की बात की जाती है। इसे कुछ विद्वान रीइंफोर्सिंग भी कहते हैं, अर्थात जो परिवर्तन लागू किए गए हैं अब उनको मजबूती से स्थापित करना है ताकि लोग अब पुराने विश्वासों और व्यवहारों की तरफ वापस ना चले जाएं। एंकर द चेंजेस इनटू द कल्चर, जो परिवर्तन स्थापित किए गए हैं उनको अब मजबूती से बनाए रखना है। अलग अलग तरीकों से परिवर्तन को बनाए रखने की कोशिश करनी है। विभिन्न कर्मचारियों को परिवर्तन के साथ डटे रहने के लिए सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम भी अलाउ करना जरूरी है। साथ ही साथ परिवर्तन लाने वाले नए नए व्यवहारों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों ने जो नया व्यवहार अपनाया है उनको वह और आगे भविष्य में बरकरार रख सके। दूसरा है कोटर का परिवर्तन मॉडल।
इस मॉडल में उन्होंने 8 चरण बताए हैं, जिसमें पहला है इंक्रीज अर्जेंसी, अर्थात लोगों को परिवर्तन की आवश्यकता देखने में मदद करें और उन्हें यह समझाए कि परिवर्तन की प्रक्रिया पर तेज गति से रिस्पॉन्स करना क्यों जरूरी है। दूसरा, बिल्ड गाइडिंग टीम्स, लोगों को मदद करने के लिए शक्तिशाली समूह का निर्माण करें जो लीडरशिप क्वालिटीज, क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी से संपन्न हो, ताकि वह परिवर्तन की प्रक्रिया के अगुवा बन सके। गेट द विजन राइट, अर्थात लोगों को कंपनी के भविष्य के बारे में पिक्चर दिखाएं और उन्हें बताएं कि आने वाला समय कंपनी के भूतकाल से कितना अलग होगा। कम्युनिकेशन फॉर बाय इन, कोशिश करें कि प्रत्येक व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है वह वांछित परिवर्तन के बारे में समझ जाए और उसे स्वीकार कर ले। इनेबल एक्शन, परिवर्तन करने के दौरान जो भी बाधाएं आए उन्हें दूर करने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। क्रिएट शॉर्ट टर्म विन्स, लोगों को दिखने लायक छोटी छोटी विजयें तय करें, छोटी छोटी कहानियां बनाएं जो लोगों को प्रेरित करे और परिवर्तन को अपनाने में सक्षम करे। डोंट लेट अप, हार नहीं माननी है। छोटी छोटी विफलताएं सामने आएगी, परिवर्तन करने में मुश्किलें आएंगी, इन मुश्किलों को अवसरों के रूप में बदलने की कोशिश करें। मेक इट स्टिक, कोशिश करें कि लोग परिवर्तन के अनुरूप नए प्रकार के जो व्यवहार कर रहे हैं उनको मान्यता दी जाए और उनको पुरस्कृत किया जाए, ताकि नए व्यवहार संगठन की संस्कृति में शामिल हो जाए। तीसरा है कुबलर रॉस का परिवर्तन मॉडल। उन्होंने वर्षों के शोध के पश्चात 5 चरण का मॉडल बताया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर इंटीग्रेशन ऑफ चेंज दिखाया जा रहा है और वाई एक्सिस पर एनर्जी यानी ऊर्जा का स्तर बताया जा रहा है। पहला चरण है शॉक एंड डेनियल। जैसे ही कर्मचारियों तक ये खबर पहुंचती है कि परिवर्तन आ रहा है, तो इस खबर से उन्हें झटका लगता है और वह उन्हें स्वीकार नहीं पाते और जड़ता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि परिवर्तन होने जा रहा है और वह लगातार परिवर्तन से दूरी बनाए रखते हैं। इस दौरान ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है एंगर, क्रोध। एक बार जब कर्मचारी रियलाइज कर लेता है कि चेंज वास्तविक है और यह मुझे प्रभावित करने वाला है, तो अब उसका सदमा क्रोध में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रोध के दौरान वह इस परिवर्तन के लिए अलग अलग लोगों को दोष देना प्रारंभ कर देता है। तीसरी स्टेज में होता है बार्गेनिंग, मोल भाव। यह बहुत प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो वह फिर मोल भाव करता है और अपनी इस परिस्थितियों को टालने की कोशिश करता है और इस दौरान वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए मोल भाव करने की कोशिश करता है, ऊंच नीच करने की कोशिश करता है। लोगों को इससे गुजरने में अधिक वक्त देना पड़ता है। चौथी स्टेप में आता है अवसाद, डिप्रेशन। जब लोगों को यह एहसास हो जाता है कि उनका मोल भाव अब काम नहीं कर रहा है, अब उनका जो गुस्सा है वह अवसाद में बदल जाता है, क्योंकि परिवर्तन से जुड़े हुए नुकसान उनको दिखते हैं और उनके मन में भय आने लगता है। उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, वह डीमोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं और काम करने के दौरान उनको बहुत सारी तकलीफें आती है। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा काम से अनुपस्थित भी हो जाते हैं। पांचवी और अंतिम स्टेप है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। अंत में जब लोग ये समझ जाते हैं कि परिवर्तन से लड़ाई करना अब उनके बस की बात नहीं है, तो वह धीरे से परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। यह स्वीकार की स्थिति खुशी की स्थिति नहीं होती है, लेकिन हाँ, अब वो परिवर्तन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने कार्य स्थल पर धीरे धीरे
नई संभावनाओं की तलाश करने के लिए परिवर्तन के साथ जुट जाते हैं। रणनीतिक परिवर्तन। रणनीतिक परिवर्तन एक नियोजित परिवर्तन है जो कि व्यवसाय के बाहरी वातावरण में परिवर्तन द्वारा आवश्यक होता है। शीर्ष प्रबंधन बाहरी वातावरण में निम्नलिखित बलों का सामना करने के लिए परिवर्तन की रणनीति बनाता है, जैसे प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। आज के सूचना क्रांति के युग में नित नई तकनीकें, नित नए सूचना संचार के सिस्टम आ रहे हैं और इनसे प्रभावित हुए बिना कोई भी कंपनी या फर्म नहीं रह सकती। अतः यह एक बड़ा कारक बनता है जो कंपनियों को और फर्मों को परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। बाजार की स्थिति, मार्केट कंडीशंस। बाजार कभी भी स्थिर नहीं होता। नित नए उत्पाद, नित नए नवाचार मार्केट में आते रहते हैं और विक्रेताओं के बीच जो गला काट प्रतियोगिता होती है, यह भी बाजार की स्थिति को मुश्किल बनाती है। अतः किसी भी फर्म के लिए जरूरी है कि वह लगातार मार्केट की स्थिति पर नजर रखे और उसके हिसाब से अपनी रणनीतियों में परिवर्तन लाए। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस। बदलते वक्त के साथ समाज में लोगों के मूल्य भी बदल रहे हैं, उनकी सांस्कृतिक धारणाएं भी बदल रही है। जैसे कि आज कार्यस्थलों पर महिला और पुरुषों को समान अधिकार देने की बात की जाती है, समान वेतन की, समान कार्य दशाएं देने की बात की जाती है। इसके आधार पर फर्मों को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ती है। राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल फोर्सेस। यह भी एक बड़ा तत्व होता है जो कंपनियों को, फर्मों को बदलाव लाने के लिए उत्प्रेरित करता है। जैसे भारत में जीएसटी का आना। सरकार के द्वारा इस नए अधिनियम को लागू किया गया है, जिससे व्यापार में टैक्स कैलकुलेशन के नए नियम आ गए। अतः सारे व्यापारियों के लिए अब यह जरूरी था कि वह परिवर्तन लाए। रणनीतिक परिवर्तन के प्रकार। इसके कुल 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, अनुकूलन, एडॉप्टेशन। इस चरण के दौरान कंपनी अपनी वर्तमान संस्कृति के साथ समायोजन करने की कोशिश करती है और यह अचानक से होता है। दूसरा, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। यह तेज गति से बदलाव लाता है लेकिन कंपनी की मूल संस्कृति को बदले बिना। क्रांति, रेवोल्यूशन। इस चरण के दौरान कंपनी की रणनीति और संस्कृति दोनों में मूलभूत परिवर्तन लाए जाते हैं। विकास, एवोल्यूशन। इस चरण के दौरान कंपनी के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन की बेहद आवश्यकता होती है, लेकिन इसे दीर्घकाल में ही प्राप्त किया जा सकता है। परिवर्तन के उत्प्रेरक तत्व। ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो परिवर्तन को फोर्स करते हैं। इन्हें मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, आंतरिक शक्तियां और बाहरी शक्तियां। आंतरिक शक्तियों में नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी। पूर्व में भी हमने चर्चा की है कि नई नई तकनीकें लगातार बाजार में आती रहती है, जिनकी वजह से कंपनियों में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भारतीय बैंकिंग सिस्टम 10 साल पहले मैनुअली वर्क करता था, लेकिन आज यदि हम बैंकों में जाते हैं तो वहां सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है। ये बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव बैंकिंग सिस्टम में आया। कार्य मूल्यों में बदलाव। कॉर्पोरेट कल्चर में नए लोगों को, युवा लोगों को ज्यादा अवसर दिया जाता है और प्रत्येक बाद की पीढ़ी के कार्य करने के मूल्य बदलते जाते हैं। कंपनियों के लिए भी अब यह आवश्यक है कि वह नई पीढ़ी की कार्य मूल्यों के अनुसार अपनी संरचना में बदलाव लाए। नवीन ज्ञान का सृजन। ज्ञान एक अंतहीन सागर के समान है जिसमें लगातार बदलाव आते रहता है और नए ज्ञान का सृजन करने के लिए भी कंपनियों में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। उत्पाद का अप्रचलन। कई बार ऐसा होता है कि वर्तमान उत्पाद अब ग्राहकों की पसंद का नहीं रहा, वह उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रहा, अतः
बदलाव की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए बुलेट। 10 साल पहले जब बुलेट गाड़ी आती थी तो उसमें गियर और किक का सिस्टम सामान्य गाड़ियों के मुकाबले विपरीत होता था और किक भी बहुत भारी तरीके से लगाई जाती थी। लेकिन आज उन्होंने बदलाव किया और बाकी सारी मोटरसाइकिलों के अनुरूप ब्रेक का सिस्टम बना दिया, ऑटोमेटिक स्टार्टिंग सिस्टम बना दिया, तो बुलेट सक्सेसफुल हो गई। वैकल्पिक कार्य अनुसूचियां। टेक्नोलॉजी के जमाने में कार्य करने के तरीके बदल रहे हैं। अब जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ रहा है, इसके हिसाब से भी अब कंपनियों को बदलाव लाने की जरूरत महसूस होती है। दूसरा है बाहरी शक्तियां, कंपटीशन, प्रतियोगिता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है क्योंकि लगातार कंपनियों के बीच, फर्मों के बीच कंपटीशन होता है, गलाकाट प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता का सामना करने के लिए कंपनियों को बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है नोकिया का फोन। 10 साल पहले तक नोकिया के साधारण फोन आते थे और खूब चलते थे, लेकिन बाद में सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियों ने स्मार्टफोन लेकर के आ गई और बहुत लंबे समय तक नोकिया ने बदलाव नहीं लाया था। लेकिन आज नोकिया कंपनी भी एंड्रॉयड सिस्टम वाले स्मार्टफोन बनाने में आ गई है। उपभोक्ता मांग में बदलाव। उपभोक्ता की मांग में भी निरंतर बदलाव आते रहता है। इस वजह से कंपनियों को अपने उत्पादों में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस होती है। संसाधनों की उपलब्धता। कंपनी के पास जो संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों के आधार पर कंपनी बदलाव लाने की कोशिश करती है। लेकिन यदि कोई संसाधन उपलब्ध ही नहीं होगा तो कंपनी बदलाव नहीं ला पाएगी। जैसे किसी कंपनी को अपनी तकनीक में पूर्णतः परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन यदि कंपनी मार्केट से वह फंड प्राप्त नहीं कर पाती तो फिर वह बदलाव भी नहीं ला पाती। सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव। समाज में और राजनीति में तेज गति से बदलाव आते रहते हैं और इन बदलावों की वजह से काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं। वर्तमान में सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इसी वजह से अधिकांश कंपनियों ने अपने वर्क को ऑनलाइन कर दिया। इंटरनेशनल चेंज, अंतर्राष्ट्रीय बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी लगातार बदलाव आते रहते हैं। इस वजह से कंपनियों को भी बदलाव लाने पड़ते हैं। चूंकि इंटरनेट का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, नित्य नए समाचार आते रहते हैं और उसका असर सीधा सीधा व्यापार पर पड़ता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय बदलाव की वजह से भी कंपनियों को बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। परिवर्तन के प्रतिरोध के स्रोत। इसके स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल फैक्टर्स, दूसरा संगठनात्मक कारक, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। व्यक्तिगत कारकों में पहला है आदतें। वर्षों से लोगों के मस्तिष्क में जो आदतें विकसित हो जाती है, लोग उनके हिसाब से ही कार्य करना पसंद करते हैं। अचानक से उनकी आदतों में बदलाव लाने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देते हैं। सिक्योरिटी, सुरक्षा। अधिकांश लोग कार्य करने के दौरान सुरक्षा की मांग करते हैं, जॉब सिक्योरिटी की मांग करते हैं और जब उनके सामने परिवर्तन आता है तो वह अपनी सुरक्षा को एक संकट मानते हैं, अतः वो परिवर्तन से घबराते हैं। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। लोगों के जॉब में परिवर्तन आता है या उनके कार्य शैली में परिवर्तन आता है या वर्किंग आवर्स में परिवर्तन आता है, तो इससे वह घबरा जाते हैं और परिवर्तन से मना करते हैं। अज्ञात का भय। प्रस्तावित परिवर्तन को देख करके लोगों के मन में एक अज्ञात का भय आ जाता है। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी किसी कंपनी में अपनाई जाएगी तो कहीं उनका नौकरी तो नहीं चली जाएगी। सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जब लोग सुनते हैं परिवर्तन के बारे में तो वह अपने पूर्व धारणाओं के आधार पर उनको जो अच्छा लगता है वही सुनते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। इग्नोरेंस, लापरवाही। कई बार लोग परिवर्तन की बातें सुनकर के भी अनजान बन जाते हैं। अविश्वास।
लोगों को संदेह होता है ये परिवर्तन लाया जा रहा है तो उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होगा, और वह संदेह उनको परिवर्तन लाने में रोकता है। शक्तियों में कमी, पावर कट। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि संगठनों में परिवर्तन किया जा रहा है तो वर्तमान शक्ति संबंध जो होते हैं उसमें बदलाव आता है, इससे लोग डर जाते हैं। संगठनात्मक कारक, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, उसमें पहला है संगठनात्मक जड़ता, ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया। बहुत सारे संगठन का ढांचा इस प्रकार से होता है कि वह हमेशा स्थिर प्रकार के होते हैं, जैसे नौकरशाही संगठन। इस नौकरशाही संगठन में अधिकार और सत्ता और संप्रेषण के सारे तरीके पूर्व निर्धारित होते हैं। सूचनाओं का संप्रेषण ऊपर से नीचे एक लाइन में होता है। ऐसे संगठन में नवाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता और संगठनात्मक जड़ता बदलाव लाने में एक प्रतिरोध बनती है। परिवर्तन पर सीमित नजरिया। कई बार ऐसा होता है कि किसी फर्म के एक हिस्से में परिवर्तन लाया जाता है और बाकी सारे हिस्से में परिवर्तन नहीं लाया जाता, तो बाकी सारे हिस्से इस परिवर्तन का जो प्रभाव रहता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। समूहगत जड़ता, ग्रुप इनर्शिया। प्रत्येक संगठन में ऐसा होता है कि कुछ समूह के लोग परिवर्तन से घबराते हैं और वह बार बार प्रतिरोध करते हैं। इस वजह से परिवर्तन को लागू करने में बहुत कठिनाई आती है। स्थापित शक्ति संबंधों को खतरा। संगठनों में औपचारिक स्तर पर शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग स्तर के संबंध बने हुए होते हैं, और जब परिवर्तन की बात की जाती है तो स्वाभाविक है कि पुराने सारे शक्ति संबंध ध्वस्त हो जाते हैं। इससे जो लोग जुड़े हुए रहते हैं और उनके संबंधों में कमी आने लगती है, उनके शक्तियों में कमी आने लगती है, तो वो घबरा जाते हैं। स्थापित संसाधन आवंटनों के लिए खतरा। थ्रेट टू एस्टैब्लिश्ड रिसोर्स एलोकेशन। संसाधनों की कमी की वजह से बहुत सारे संगठन परिवर्तन से मना करते हैं। यदि संसाधन अधिक मात्रा में होंगे परिवर्तन आसानी से लाया जा सकेगा, लेकिन यदि संसाधन सीमित मात्रा में होंगे तो परिवर्तन लाने में मुश्किलें आएगी। परिवर्तन का प्रतिरोध दूर करने के लिए रणनीतियां। परिवर्तन से लगभग सभी व्यक्ति घबराते हैं और शुरू में सभी लोग प्रतिरोध करते हैं। लोगों के इन प्रतिरोधों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे शिक्षा और संचार। लोगों को एजुकेट करना और कम्युनिकेट करना। यह बेहद जरूरी कदम होता है कि जो लोग परिवर्तन के अगुवा हैं वह अपने साथी कर्मचारियों को परिवर्तन के बारे में समझाएं, उनको ये बताया कि परिवर्तन क्यों लाया जा रहा है, उसमें इनका क्या क्या फायदा होने वाला है। उनको लगातार संप्रेषण करके बताया जाए कि परिवर्तन इस तरीके से लाया जाएगा, तो वह संगठन के साथ परिवर्तन लाने में उत्सुक होते हैं। सहयोग और भागीदारी, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में प्रबंधकों के लिए जरूरी है कि वह अपने साथी कर्मचारियों के साथ परिवर्तन के बारे में चर्चा करें। परिवर्तन की योजना बनाते समय उन्हें अपने साथ मीटिंग में बैठाएं ताकि उन्हें एक महत्व का एहसास हो और परिवर्तन क्यों लाया जा रहा है उसके बारे में उन्हें पता चल जाए। तो अधिक से अधिक कर्मचारियों का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो परिवर्तन आसानी से लाया जा सकेगा। समर्थन और प्रतिबद्धता, बिल्ड सपोर्ट एंड कमिटमेंट। जो लोग परिवर्तन से घबरा रहे हैं उनका समर्थन प्राप्त करना बेहद जरूरी है। इसके लिए यह होता है कि उनको सुना जाए, उन्हें बराबर मार्गदर्शन दिया जाए, कठिन समय के दौरान उन्हें अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाए, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और भावनात्मक सहारा देकर के ऐसे समूह के कर्मचारियों का सपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है। बातचीत और समझौता, नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जो लगातार परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ बातचीत की जाए और उनको बताया जाए कि जो जो लोग परिवर्तन लागू करेंगे उनको प्रमोशन इस तरीके से दिया जाएगा
और उनको इस प्रकार से आर्थिक लाभ प्रदान किए जाएंगे। इससे वह परिवर्तन के लिए प्रेरित होंगे। मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई परिवर्तन को मानने के लिए ही तैयार नहीं होता है, तो फिर जो परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार प्रबंधक होता है वह मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है। किसी समूह से एक कर्मचारी को बुलाता है और उसे एक पद का लालच दे करके परिवर्तन के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार यह तकनीक काम करती है, कोयर्शन, बल प्रयोग। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी अब परिवर्तन लाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, तो अब उनको डर या दबाव दिखा करके परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे नौकरी की बर्खास्तगी, ट्रांसफर की धमकी, प्रमोशन का अभाव, यह सब दे करके बदलाव में रोड़ा बने कर्मचारियों से निपटा जा सकता है। संगठनात्मक परिवर्तन लागू करने में विफलता के कारण। डॉक्टर जॉन पोटर ने अपने शोध के द्वारा यह सिद्ध किया है कि बहुत सारे संगठन जो परिवर्तन लागू करते हैं उनमें से 70% विफल हो जाते हैं। क्यों? उसके कारण उन्होंने बताया। परिवर्तन का महत्व स्थापित करने में विफलता। शीर्ष प्रबंधन के लोग अपने कर्मचारियों के बीच परिवर्तन का महत्व सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। भविष्य दृष्टि को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में विफलता। वे कंपनी का भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं, यह विजन अन्य कर्मचारियों को बताने में वे विफल हो जाते हैं। संगठनात्मक संस्कृति की नींव बदलने में विफलता। कोई जवाबदेही नहीं। जब किसी व्यक्ति विशेष की परिवर्तन के दौरान जवाबदेही तय नहीं की जा सकती तो वह विफल हो जाता है। स्पष्ट स्वामित्व की कमी। कर्मचारियों में स्पष्ट ऑनरशिप नहीं दिया जाता है, इस वजह से भी यह परिवर्तन फेल हो जाता है। प्रक्रियाओं का समर्थन करने में असमर्थ उपकरण, यानी कि नई लड़ाई को लड़ने के लिए पुराने हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से परिवर्तन विफल हो जाता है। बदलावों का समर्थन करने में लोगों की अकुशलता। बहुत बार यह देखने में आता है कि बदलावों के अनुसार कर्मचारियों में जरूरी स्किल्स नहीं होती है, इस वजह से भी परिवर्तन विफल हो जाता है। धन्यवाद।